हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। तो क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले छात्रों पर, तो आइए हम लोग देखते हैं इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। इसका गठन जो किया गया है तो ये छात्रों के लिए क्या लाभदायक है या हानि है, और इसमें क्या क्या जो है सो नई शिक्षा, नई कॉम्पिटिशन की शिक्षा को लेकर जो नीति बनी है, इसको लेकर जो है सो हम लोग सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, क्या है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसका गठन किया गया है, क्या नाम रखा गया है? एनआरए। दोस्तों, इसके तहत क्या कर दिया गया है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम होता था, जैसे कि आपका एसएससी का है, बैंक का है, रेलवे का है, और भी डीआरडीओ का आपका फ्रेंड्स एग्जाम होता है, तो इस सभी एग्जाम को जो है सो कंबाइंड एग्जाम करने का एक जो है सो योजना पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस योजना में क्या है के तहत क्या होगा कि आपको सिर्फ अब एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम को बोला जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोला जाएगा दोस्तों? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये टेस्ट किस नाम से जाना जाएगा? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी के नाम से। फ्रेंड्स, तो सीईटी के बारे में देख लेते हैं क्या है सीईटी। तो इस टेस्ट के थ्रू क्या होगा दोस्तों कि आपको बैंक हो, एसएससी हो और रेलवे हो, इस सब चीज़ों का जो है सो सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम होगा दोस्तों? तो आगे इस सब चीज़ में को भी देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में किस किस संस्था का जो एग्जाम है सो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है सो अभी इसका जो प्रथम चरण में एसएससी, रेलवे और बैंक का जो भी एग्जाम होगा अभी, तो उस सब का जो है सो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ही उसका एग्जाम करवाया जाएगा। और जिस एग्जाम को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है, सीईटी का नाम दिया गया है। अच्छा, एग्जाम की पार्ट के बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पार्ट अगर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा या पीटी जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स होगा, तो वो आपका जो है फिर टीयर 1 जो होता है वो एग्जाम तीनों का एक कंबाइंड एग्जाम होगा। मतलब अब जो है सो आपको बैंक का फॉर्म अलग नहीं भरना पड़ेगा, एसएससी का फॉर्म अलग नहीं भरना पड़ेगा, रेलवे का फॉर्म अलग नहीं भरना पड़ेगा। अब सभी फॉर्म को क्या है फ्रेंड्स कि आप एक साथ फिल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है सो बाकी आगे धीरे में जो है सो इसमें संशोधन भी होगा, और साथ में आपका इसका डीआरडीओ का फॉर्म हो गया, या फिर और भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म आता है उस सबको भी जो फिलहाल साथ में किया जाएगा। लेकिन अभी प्रथम चरण में इस तीनों एग्जाम को ही किया गया साथ में, एसएससी को, रेलवे को और बैंक को। तो एग्जाम पार्ट हो गया आपका, प्रीलिम्स होगा, पीटी जो है सो आपका इसमें पीटी का जो है सो एग्जाम आपका किया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। और फिर जब मेंस की बारी आएगी तो वो अपना एसएससी, रेलवे या बैंक जिस क्षेत्र में आपका जो है सो पीटी के द्वारा चयन होगा, तो वह संगठन आपका एग्जाम मेंस करवाएगा। और पैटर्न अगर देख लेते हैं तो सभी एग्जाम का जो है सो पैटर्न, इसका एग्जाम जो होगा एसएससी, रेलवे, बैंक का सीईटी का, तो सीईटी का एग्जाम जो होगा उसका एग्जाम पैटर्न सेम ही होगा। अगर एग्जाम सेंटर, ये बहुत बहुत ही बढ़िया फैसला दोस्तों लिया गया एग्जाम सेंटर को लेके। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होता था, दूर दूर सेंटर दे दिया जाता था, और खास करके महिलाओं और लड़कियों के साथ यह समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि वो एग्जाम सेंटर दूर हो जाने की वजह से वह नहीं जा पाते थे, या फिर जाने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उनके लिए क्या किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एक एग्जाम सेंटर आपका हर डिस्ट्रिक्ट में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मतलब छोटा भी डिस्ट्रिक्ट हो तो वहाँ एक सेंटर होगा, और अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ एक से ज़्यादा भी एग्जाम सेंटर को जो है सो बनाने की प्रक्रिया जो है सो जारी की गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। अच्छा, लैंग्वेज की बात देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो किस किस लैंग्वेज एग्जाम होगा? तो पहले कोई भी एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आपका 12 और भी अन्य भाषाओं में इसका एग्जाम करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। और वैलिडिटी की बात देख लेते हैं, ये दोस्तों जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बार आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसकी वैधता जो होगी वह 3 सालों की वैधता होगी। मतलब कि आज आपने एग्जाम दिया और आप पास कर जाते हैं पीटी, तो उसके बाद फिर आपको 3 साल तक पीटी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पीटी के नंबर पे या उस पीटी के बेसिस पे आप 3 साल जो है सो आपका जो चयन जिस एजेंसी में हो जाएगा, तो उसका जो है सो आप 3 साल तक उसके मेंस का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप हर साल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर एक और क्या संशोधन है दोस्तों कि 3 साल वैलिडिटी जरूर है, लेकिन आप जितनी बार चाहें, हर साल चाहें तो आप हर साल इसका एग्जाम दे सकते हैं। और आपका जो नंबर आएगा, मान लेते हैं कि अगर आप पहली बार एग्जाम देते हैं तो 80 नंबर आपका 100 में से आता है। अगर दूसरी बार फ्रेंड्स आप एग्जाम देते हैं तो उसमें फ्रेंड्स आपका नंबर 95 नंबर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 80 नंबर वाला खत्म हो जाएगा और 95 नंबर वाला ही आपका वैध होगा। कहने का मतलब है कि आप जितनी बार एग्जाम देते हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो जो आपका ज़्यादा स्कोर होगा उसी को जो है सो वैलिड माना जाएगा। ये एक काफ़ी अच्छी नीति जो है सो कह सकते हैं।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है कि अच्छा एक ये है कि साल में इसका 2 बार, ठीक है, साल में इसका 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो कंडक्ट होगा आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपका जो है सो 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा और 3 साल इसका वैलिडिटी होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि लेवल क्या होगा एग्जाम का, जो लेवल है जैसे अभी एसएससी का एमटीएस है तो वह 10th लेवल का एग्जाम है, सीएचएसएल है तो 12th लेवल का है, सीजीएल और सीपीओ है तो वो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। तो इसमें जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा क्या वो सबके लिए अलग अलग होगा? तो हाँ दोस्तों, वह सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे 10th लेवल का अलग एग्जाम होगा, 12th लेवल का अलग एग्जाम होगा और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग होगा। मतलब आपको जो है सो साल में 6 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मिल सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। अगर आप 12th हैं तो आपको 4 मिल सकते हैं और आप 10वीं पास हैं तो आपको 2 चांस मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट वाले सिर्फ ग्रेजुएट को में ही अप्लाई कर सकते हैं, वो 10th में भी एलिजिबल हैं और 12th कैटेगरी में भी एलिजिबल है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये कि आपको 6 चांस मिल सकता है। हर बार आपको दो दो चांस, 10th लेवल में 2 चांस, 12th लेवल में 2 चांस और ग्रेजुएट लेवल में भी आपको 2 चांस मिल सकता है। तो आपके पास कुल 6 चांस है और ग्रेजुएट लेवल तो आपके लिए काफ़ी जो है सो बेनिफिशियल रहेगा ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो गठन किया गया है। अच्छा दोस्तों, अगर अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कुछ अटेम्प्ट का नंबर भी रखा गया है, तो नहीं, यहाँ पर आपका कोई अटेम्प्ट का नहीं रखा गया है। यहाँ पर नो लिमिट है फ्रेंड्स, नो लिमिट है, आपकी इच्छा है। आप जब तक एलिजिबल हैं तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका तीन तीन टाइम ही अटैम्प्ट होगा या फिर 4 अटैम्प्ट ही होगा, ऐसा कोई नहीं रखा गया है। अगर लिमिट की बात कर लेते हैं कि क्या इसका जो है सो लिमिट हो सकता है, तो इसका लिमिट भी आपको फ्रेंड्स जो है सो कोई लिमिट नहीं है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है सो यह होगा। आगे देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट के बारे में फिलहाल दोस्तों इसका जो है सो गठन तो हो चुका है, लेकिन इसमें जो है सो अभी बाकी प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही है। तो उन सब प्रक्रियाओं को भी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रह सकते हैं, तो आगे भी इससे रिलेटेड आपका वीडियो मिल जाएगा आपको। तो एज लिमिट जो है सो फिलहाल इसके बारे में जो है सो कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है बोर्ड की तरफ से। सिलेबस भी दोस्तों यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है कि हाँ इसका क्या सिलेबस हो सकता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर इसकी लाभ की बात कर लेंगे तो इसका क्या लाभ हो सकता है, तो दोस्तों इसका लाभ जो है सो गरीब स्टूडेंट को काफ़ी साथ ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल कमज़ोर लोग हैं उनको भी काफ़ी इसका लाभ हो सकता है। और उन लोगों को भी लाभ हो सकता है जो कि कभी ये सोचते हैं कि क्या हम एसएससी का प्रिपरेशन करें, रेलवे का प्रिपरेशन करें या फिर हम बैंक का प्रिपरेशन करें, तो उन सब लोगों को भी काफ़ी लाभ हो सकता है। जैसे आप एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो आपका पैसा भी उस अकॉर्डिंग कम लगेगा। ऐसे कि आप विभिन्न एग्जाम को भर देते हैं, कभी एग्जाम डेट आपका क्या होता है आपस में कोलैबोरेट कर जाता हो, तो आप किसी एग्जाम को देते हैं या फिर किसी को छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ों को जो है सो दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ सकता है। तो ये सब आपका जो सो बेनिफिट है कि आपका पैसा कम लगेगा। एग्जाम आप ज़्यादा देने जाते थे तो उसमें भी आपका ट्रैवलिंग में कॉस्ट लगता था, रहने में, फूडिंग लॉजिंग में कॉस्ट लगता था, तो वो सब आपका काफ़ी फायदा इससे आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपका जो गठन हुआ है इसमें हो सकता है। अगर दोस्तों नुकसान की बात कर लेते हैं तो कुछ कुछ यहाँ पर नुकसान भी है। जैसे उस चीज़ को देख लेते हैं तो क्या है, जैसे रेलवे के तैयारी करने वाले दोस्तों का क्या होता था कि वो थोड़ा सा इंग्लिश पोर्शन में काफ़ी वीक होते थे, इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं करते थे, तो उनको शायद इंग्लिश भी करना पड़ सकता है। ऐसे फिलहाल इसका सिलेबस अभी नहीं आया, जब सिलेबस आएगा उसके बाद, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश के होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपका नुकसान ये हो सकता है कि जो रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इंग्लिश भी अब पढ़ना पड़ेगा, और जो दोस्तों बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है कि उनको जीके जीएस कम पढ़ना पड़ता था, तो उनको जीके जीएस अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ एसएससी के स्टूडेंट्स को हो रहा है, क्योंकि एसएससी में जो सो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस सबका जो है सो आपका वहाँ पर सिलेबस होता है, तो फायदा एसएससी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। नुकसान किसी को नहीं है, यही है कि हम लोग को जो चीज़ एक सब पूरे आपको सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट को। अच्छा दोस्तों, देख लेते हैं कि ये जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आया है, तो क्या अभी जो एग्जाम आपका आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है या आरआरसी ग्रुप डी का होने वाला है, तो क्या इस पे इसका प्रभाव पड़ सकता है? तो दोस्तों इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो एग्जाम की वैकेंसी आपकी निकल चुकी है या फिर आईबीपीएस की भी कुछ वैकेंसी निकल चुकी है, जो रिक्वायरमेंट आपका निकल चुका है उसमें आपका
कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप आरआरबी अगर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो, आप जो है सो अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपका यही चीज़ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बाकी अगर और भी इससे जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम जो है सो आपके पास लेके तुरंत से तुरंत इस अपडेट को लेके आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो